जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न रिटन बाय जॉन कीट्स। तो ये पोयम जो है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये रिटन की गई थी कब? 1819 में। और इसकी पब्लिशिंग हुई है 1820 में। जॉन कीट्स का लाइफ स्पेन रहा है 1795 से लेकर 1821 तक। तो 21 और 5 26 साल की इनकी एज रही है। लेकिन इस 26 साल की एज में इन्होंने इतना अच्छा और इतना शानदार लिखा है, जो कि हम आज तक भी अपने सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये एक राइटर थे। बहुत ही शानदार इन्होंने वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं। और उन वर्क्स में से एक वर्क है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये ग्रेशियन मतलब ग्रीक का, समथिंग दैट इज बिलोंग्स टू ग्रीक। ठीक है। तो ग्रेशियन अर्न ये एक ग्रीक का बना हुआ मर्तबान है, एक अर्न है चीनी मिट्टी का। उसके ऊपर लिखी गई ये एक पोयम है जॉन कीट्स के द्वारा। तो ये जो पोयम है, ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है 1890 में 19 में। पब्लिशिंग हमने अभी देखा था। इट इज वन ऑफ द ग्रेट ओड्स ऑफ 1819 एंड हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ठीक है, तो रोमांटिक पोएट्री का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है ये। द पोयम रिफ्लेक्ट्स ऑन द टाइमलेस ब्यूटी। कौन सी सुंदरता को? एक अनंत सुंदरता, ऐसी सुंदरता जो कि टाइमलेस है, जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ऐसी सुंदरता के बारे में ये पोयम बताती है। एंड परमानेंस, और स्थायित्व के बारे में। डिपिक्टेड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जो कि चित्रित है किसके ऊपर? एक ग्रेशियन अर्न के ऊपर, एक ग्रीस के मर्तबान के ऊपर। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ आर्ट, इमेजिनेशन एंड द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो कि कला, काल्पनिकता और मानवीय एक्सपीरियंस की लिमिटेशंस को, मतलब सीमितता को दर्शाती है। तो ये एक पोयम का छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोयम का टेक्स्ट। तो दाव, ये सबसे पहले दाव किसके लिए कहा गया है, किसको इंडिकेट कर रहा है? जो राइटर है वो कर रहा है उस अर्न को, उस वर्तमान को, कि तुम स्टिल स्थाई हो, अभी तक क्या हो? अनरेविस्ड हो। अनरेविस्ड मतलब क्या होता है? अनरेविस्ड मतलब होता है वर्जिन या फिर प्योर। वर्जिन या फिर प्योर। ब्राइड मतलब दुल्हन ऑफ क्वाइटनेस मतलब चुप्पी के। तुम अभी तक चुप्पी के या शांति के एक पवित्र दुल्हन हो। दाओ फॉस्टर चाइल्ड, तुम हो फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर मतलब अडॉप्टेड या फिर गोद लिया हुआ बच्चा हो। किसके? ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, शांति के और धीमे तरीके से, बहुत धीमे धीमे तरीके से गुजरते हुए समय के और शांति के तुम कैसे बच्चे हो? अडॉप्टेड बच्चे हो। सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन मतलब होता है ग्रामीण परिवेश का। और ये किसके लिए कहा गया? सिल्वन हिस्टोरियन उस अर्न को ही कहा गया है कि तुम कैसे हो? तुम ग्रामीण परिवेश के एक इतिहासकार हो। हु कैन दस एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस कर सकता है, जो हमको बता सकता है। ए फ्लावरी टेल, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, शानदार। फ्लावरी मतलब बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बेहतरीन कहानी। मोर स्वीटली, ज्यादा अच्छे तरीके से। देन अवर राइम, हमारी कविताओं से। मतलब ओ सिल्वन हिस्टोरियन, ओ ग्रामीण इतिहासकार, तुम हमारे द्वारा लिखी गई राइम्स से ज्यादा अच्छे तरीके से जो कहानियां हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। वॉट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड्स, वॉट, ये WHAT है, ठीक है। कौन सी? ये जो रीफ्रेंस्ड है मतलब पत्तियों से सजी हुई, लेजेंड कहानियां, हॉर्न्स गड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। अबाउट दाय शेप, तुम्हारी शेप के ऊपर, तुम्हारी आकृति के ऊपर, कि तुम्हारी आकृति के ऊपर ये कौन सी पत्तियों से सजी हुई कहानियां गढ़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। ऑफ डायटीज और मॉर्टल्स, क्या ये किन्हीं देवताओं की हैं या फिर मॉर्टल्स मतलब नश्वर चीजों की है? मतलब नश्वर क्या है? इंसान है। ये देवताओं की हैं या मानव की हैं? और ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों की हैं। इन टेम्पी और द डेज ऑफ आर्केडी, और ये कहाँ पर गड़ी हुई हैं? ये जो तुम्हारे ऊपर बनी हुई है ना, देवताओं की या इंसानों की, ये जो शेप्स बनी हुई हैं तुम्हारे ऊपर, ये कहाँ पर गड़ी हुई हैं? टेम्पी में गड़ी हुई हैं, या फिर डेस होती है घाटी, आरकेडी की घाटी में गड़ी हुई हैं। अब टेम्पी का रेफरेंस किस चीज से है? टेम्पी जो है ये एक रिलीजियस प्लेस है, जो बिलोंग करता है ग्रीक गॉड अपोलो को। ठीक है, रिलीजियस प्लेस
ऑफ ग्रीस गॉड अपोलो। और जो डेज ऑफ आर्केडी है, ये आर्केडी किसका है? ये ग्रीक, अब ये ग्रीक और ग्रीस ना एक ही चीज है। ये ग्रीक गॉड पैन, कौन से गॉड हैं? पैन, उनका घर माना जाता है इस आर्केडी की घाटी को। तो ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये देवताओं या मानवों की जो शेप्स बनी हुई हैं, ये कहाँ पे बनी हुई हैं? टेम्पी की घाटी में बनी हुई हैं या फिर आर्केडी की घाटी में बनी हुई हैं? वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, ये कौन से रोग हैं या कौन से भगवान हैं? वॉट मेडन्स रॉथ, ये कौन सी महिलाएं हैं जो कि कैसी हैं? अब ये बौथ नहीं है, ये रॉथ है, LOTH। रॉथ मतलब होता है अनिच्छुक। ये कौन सी अनिच्छुक महिलाएं हैं या फिर अनविलिंगनेस, ये कौन सी अनिच्छुक महिलाएं हैं? वॉट मेड परस्यूट, आखिर ये कौन सा पागलपन से भरा हुआ पीछा किया जा रहा है? वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, ये बचने का कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा स्ट्रगल है, क्या तरीका है ये बचने का? वॉट पाइपर एंड टिम्ब्रेल्स, ये कौन सी बांसुरियां हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, या फिर टिम्ब्रेल्स हैं या फिर ढपलियां हैं? पाइप्स क्या होती हैं? बांसुरी। और टिम्ब्रेल्स क्या होते हैं? ढपली। ये कौन सी बांसुरी या ढपलियां हैं? वॉट वाइल्ड एक्सटसी, ये कौन सी वाइल्ड मतलब जंगली या अनकंट्रोल्ड, ये कौन सी अनकंट्रोल्ड एक्सटसी है? एक्सटसी मतलब TROLLED, ये कौन सी अनकंट्रोल्ड एक्सटसी है, कौन से ये अनियंत्रित परमानंद है? तो यहां पर देखिए 7 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये वॉट रेफरेंस, पहला तो ये, दूसरा है वॉट मैन, तीसरा वॉट मेडन, चौथा वॉट मेड परस्यूट, पांचवा स्ट्रगल्स टू एस्केप, छठा पाइपर, सातवां वाइल्ड एक्सटेसी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि जो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है, इसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन से प्रश्न हैं ये? रेटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 7 रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 7 पूछे गए हैं, ये आपका क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो गाने, मेलोडीज मतलब संगीत, गाने या धुन, जो सुने जाने वाले, ऐसा संगीत जिसको कि सुना जा सकता है, वो अच्छा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो सुने नहीं जा सकते वो कैसे हैं? वो इनसे भी ज्यादा अच्छे हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई जो सुने जा सकते हैं उनको कौन सुनता है? उनको हमारे कान सुनते हैं। लेकिन वो संगीत जिनको हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन महसूस करता है, वो संगीत और भी ज्यादा स्वीटर होता है, बेहतरीन होता है। अभी इस अर्न के ऊपर जो पाइपर हैं, जो टिम्ब्रेल्स हैं, वो, उनको चित्र को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कितना शानदार संगीत बज रहा होगा यहाँ पर, ये जो स्टेबल म्यूजिक है ये कितना शानदार रहा होगा। Therefore, इसलिए यू सॉफ्ट पाइप्स, अब ये जो ये है ना, ये एक आर्कैइक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ये किसको डिनोट करता है, किसके लिए है? यू के लिए। यू सॉफ्ट पाइप्स, तुम बेहतरीन पाइप्स, जो बांसुरियां हैं, प्ले ऑन, बजती रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, इन सेंसुअल या इन एक तरीके से फिजिकल या सेंसेस, इंद्रियों वाले कानों के लिए नहीं, फिजिकल कानों के लिए नहीं, बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नोटोन, अधिक प्रिय लगने के लिए पाइप टू द स्पिरिट डिटीज, जो कि बज रही हैं। जो पाइप है यहाँ पे, ये पाइप जो है ना, ये वर्ब के रूप में आया है कि ये कहता है कि मोर एंडियर्ड, ज्यादा प्यारे लगने के लिए बजो। किसको ज्यादा प्यारे लगने के लिए? टू स्पिरिट, हमारी आत्माओं के लिए। कौन सी, क्या बजो, कैसे बजो? डिटीज मतलब धुन, ऐसी गीत बजाओ। डिटीज, ये डायटीज नहीं है, डिटीज है, ठीक है। ऐसी गीत बजाओ जिनके अंदर क्या नहीं है? कोई टोन नहीं है। मतलब ये कहता है कि जो गाने सुने जा सकते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो गाने सुने नहीं जा सकते वो और भी ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए तुम बेहतरीन पाइप्स, तुम बजते रहो, हमारे इन फिजिकल कानों के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो आत्मा है उसको ज्यादा प्यारा लगने के लिए बिना टोन वाले गीतों को बजाते रहो, बजते रहो। फेयर यूथ, अब ये किसके लिए आया है? ये
सभी यंग लवर्स के लिए आया है, सभी युवा प्रेमियों के लिए आया है, जो कि उस पेंटिंग में क्या, उस अर्न के ऊपर बने हुए हैं कि अरे प्रेमियों, बीनीथ द ट्रीज, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, दाओ कैंस्ट नॉट लीव द सॉन्ग, तुम तुम्हारे गाने को नहीं छोड़ सकते हो, नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर, ना ही वो पेड़ कभी कैसे हो सकते हैं, बेयर हो सकते हैं, नंगे हो सकते हैं, मतलब ये पेड़ अपनी पत्तियों को कभी नहीं झड़ा सकते हैं। अब अर्न के ऊपर एक चीज गढ़ गढ़ दी गई है, एक चीज बना दी गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी मिट जाएगी? कभी नहीं होगा ना। उसके ऊपर वो जो गढ़ाई की गई है, जो पेंटिंग की गई है, वो हमेशा स्टेबल रहेगी। जो पत्तियां आज 5 पत्तियां हैं तो कल भी 5 ही रहेंगी, 50 साल बाद भी 5 ही रहेंगी। तो इसीलिए वो इस चीज को कहता है कि तुम अपने गाने को कभी नहीं छोड़ सकते हो, ना ही ये जो पेड़ हैं ये कभी नंगे हो सकते हैं। बोल्ड लवर, मतलब बहादुर प्रेमियों। अब वहां पर दो प्रेमी हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए कौन है? दो प्रेमी हैं, एक मेल एक फीमेल। उनको इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि अरे प्रेमियों, अरे जोशीले प्रेमियों, नेवर नेवर कैन यू किस, तुम कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, एक दूसरे को किस नहीं कर सकते हो। दो विनिंग नियर द गोल येट, यद्यपि ये चीज लक्ष्य के निकट है। दो, यद्यपि विनिंग जो जीत है वो नियर द गोल है, मतलब लक्ष्य के निकट है। यट फिर भी डू नॉट ग्रीव, तुम दुखी मत हो, मतलब इसी चीज के लिए कह रहा है कि भले ही तुम किस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम दुखी मत हो। भले ही तुम, एक प्रेमी यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, भले ही तू इसको किस कर सकता है, ये जो चीज है ना, ये जो दूसरा तेरा प्रेमी है या प्रेमिका है, तुम इसको किस करने के लिए अपने लक्ष्य के निकट हो, फिर भी तुम दुखी मत हो। शी कैन नॉट फेड, वो जो लड़की है, वो जो प्रेमिका है, वो कभी क्या नहीं हो सकती है? फेड नहीं हो सकती है, गायब नहीं हो सकती है। दाओ दो दाओ हैज नॉट दाय ब्लिस, यद्यपि तुम्हें अपना आनंद नहीं मिला है। किस चीज का आनंद? मेल के द्वारा फीमेल को किस किए जाने का। उसी चीज के लिए कह रहा है कि यद्यपि दाओ हैज नॉट दाय ब्लिस, तुम्हें तुम्हारा आनंद, ब्लिस मतलब आनंद, नहीं मिला है। फॉर एवर विल दाओ लव, फिर भी तुम जब भी प्यार करोगे एक दूसरे से। एंड शी बी फेयर, तो वो जो लड़की है वो कैसी रहेगी? हमेशा ब्यूटीफुल और ट्रुथफुल रहेगी। यहाँ पर जो ये फेयर है, ये ब्यूटीफुल को भी सिंबलाइज करता है, साथ ही साथ ट्रुथफुल को भी सिंबलाइज करता है। इसी चीज को कहता है कि भले ही तुम अपने लक्ष्य के निकट हो, तुम उसको प्यार किस नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि तुम हमेशा एक दूसरे से प्यार करोगे। फॉर एवर विदाउट लव, तुम एक दूसरे से हमेशा प्यार करोगे, और वो हमेशा कैसी रहेगी? फेयर रहेगी, ईमानदार रहेगी, और उतनी ही सुंदर बनी रहेगी जितनी वो आज है। आह, हैप्पी हैप्पी बोज, अरे खुश, खुशी से भरी हुई टहनियों। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, तुम अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिरा सकती। शेड का मतलब होता है झड़ना या गिरना। तुम कभी अपनी पत्तियों को नहीं गिरा सकती। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडियो, ना ही कभी स्प्रिंग के मौसम को, बसंत के मौसम को अलविदा कह सकती हो। बिड कर सकती हो मतलब कह सकती हो स्प्रिंग को, एडियो मतलब अलविदा। ना ही तुम स्प्रिंग के मौसम को कभी अलविदा कह सकती हो। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और फिर से उन संगीतकारों को डिनोट कर रहा है कि तुम खुशनुमा संगीतकारों, अनवियरिड बिना थके हुए, मतलब जो कभी नहीं थकते हैं, क्योंकि अर्न के ऊपर बने हुए हैं वो, उनके हाथ में पाइप हैं, तो वो कभी थकेंगे थोड़े ही, क्योंकि वो तो स्टेबल हैं, इटर्नल हो गए हैं। इसलिए तुम खुश संगीतकारों, बिना थके हुए, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, तुम्हारे द्वारा बजाए जाने वाले जो गाने हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे? नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, मतलब अधिक खुशनुमा प्यार, बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ बहुत ज्यादा प्यार। अब ये जो लाइन है ना, ये स्पीकर के थॉट्स को हैप्पीनेस और लव से भर देती है। इस लाइन को राइटर ने इसलिए लिखा है कि ये जो स्पीकर है, ये जो राइटर है, ये इस चीज को देखते हुए काफी खुश महसूस कर रहा है, उसके विचार काफी ज्यादा खुशी से भरे हुए हैं। इसीलिए वो कहता है फॉर एवर वॉर्म, तुम्हारा जो प्यार है वो कैसा रहेगा? हमेशा वार्म रहेगा, स्नेह से भरा हुआ रहेगा। एंड स्टिल टू बी इंजॉयड,
और हमेशा आनंद किए जाने के, उस पूरे प्रेम का मजा लिए जाने के लिए कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, स्थायी रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग, हमेशा थके हुए हांफते हुए रहोगे। कौन? हमने फर्स्ट में देखा था ना, फर्स्ट स्टेंजा में, कि वॉट मेड परस्यूट, कि कौन सा वो पीछा किया जा रहा है। तो वो जो मेल्स हैं वो उन फीमेल्स का, उन मेडन्स का पीछा कर रहे हैं, तो वो भाग रहे हैं। तो भागते टाइम आदमी हांफता है ना, पेंट करता है। तो वो इसलिए कह रहा है कि तुम हमेशा हांफते रहोगे। एंड फॉर एवर यंग, फिर भी तुम हमेशा कैसे रहोगे, यंग रहोगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंस फार अबव, सारे सांस लेने वाले जो ह्यूमंस हैं, मानव हैं, उनका जुनून तुमसे बहुत दूर रहेगा। ये तीन लाइंस को आप एक साथ समझिएगा, कि सभी श्वास लेने वाले जो ह्यूमंस हैं, उनका जुनून तुमसे बहुत दूर रहेगा। दैट लीव्स, जो कि करता है, छोड़ता है किसको, अ हर्ट, एक हृदय को, हाई सोरोफुल, बहुत ज्यादा दुख में, एंड क्रोएड, और उबाऊ, अ बर्निंग फोरहेड, एक जलता हुआ माथा, मतलब कि लव सिक लवर्स, जो प्यार के बुखार से पीड़ित जो होते हैं ना लोग, लव सिक फीवर्स के जो लवर्स हैं, जो प्यार के दुखार बुखार में पीड़ित पीड़ित जो लोग होते हैं, जिनको प्यार का बुखार चढ़ चुका होता है, उन लोगों को, एंड अ पार्चिंग टंग, और एक सूखी हुई जीभ। तो आप इन तीन लाइनों को इस तरीके से समझेंगे कि सभी जो सांस लेने वाले ह्यूमंस हैं, उनका जुनून, उनके जुनून से तुम प्रेमियों बहुत ऊपर उठ चुके हो। क्योंकि वो जो ह्यूमंस का जुनून है ना, सांस लेने वाले जिंदा लोगों का जुनून, वो उनके हृदय को बहुत ज्यादा दुख से भर देता है, उबाऊ कर देता है, उनके अंदर सरदर्द पैदा कर देता है, और साथ ही साथ उनकी जो जीभ है उनको सुखा देता है। ये जो तुम भाग रहे हो ना, भागने से क्या होता है, हमको थकान होती है, तो हमारी जीभ सूखती है, हमको हमारा प्यार नहीं मिलता है, हम लव सिक हो जाते हैं। तो हमारा जो माथा है वो काफी पीड़ा से जलने लगता है, हमारा जो हृदय है वो कैसा हो जाता है, दुख से भर जाता है, और हमारा जो जीवन है वो कैसा लगने लगता है, जब हम प्यार, अपने प्यार की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो उबाऊ लगने लग जाता है। इसीलिए वो इस बात को कहता है कि तुम जो लोग हो ना, इस अर्न के ऊपर बने हुए, तुम उन सांस लेने वाले लोगों के जीवन से बहुत ऊपर उठ चुके हो। क्योंकि सांस लेने वाले लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, उबाऊपन है, सरदर्दी है, और साथ ही साथ क्या है, सूखी हुई जीभ है। हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस, अब यहां पर वो इंडिकेट कर रहा है कुछ लोगों को, एक लोगों का समूह है जो सेक्रीफाइस करने जा रहा है। तो वो कहता है कि हु आर दीज, ये कौन लोग हैं, कमिंग टू द सेक्रीफाइस, जो कि बलि देने के लिए जा रहे हैं, टू वॉट ग्रीन एल्टार, कौन सी हरी वेदी के ऊपर। अब इसको ग्रीन एल्टर क्यों कहा गया है, इसको रेड एल्टर या फिर ये सब क्यों, दूसरा पिंक एल्टर क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि पुराने जमाने में जहां पर सेक्रीफाइस किया जाता था ना, जहां पर बलि दी जाती थी, वो या तो कोई मंदिर के आसपास का ग्रीन कलर का गार्डन, मतलब ग्रीनरी से भरा हुआ गार्डन होता था, या फिर जंगल में किसी देवी के सामने दी जाती थी। तो आसपास का माहौल कैसा है, हरियाली से भरा हुआ है, ग्रीनरी से भरा हुआ है। इसलिए उस माहौल को, ये अल्टर कोई ग्रीन नहीं है, लेकिन उस अल्टर के आसपास का माहौल कैसा है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, एकदम हरियाली से भरा हुआ है, इसलिए उसे ग्रीन ऑल्टर कहा गया है। कि कौन सी हरी वेदी पर, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ओ रहस्यमयी पुजारी, रीडस्ट दाउ दैट हीफर रोइंग एट द स्काई, मतलब रीडस्ट मतलब रीड कर रहा है, वो जो पुजारी है, यू रीड, रीडस्ट दाउ, तुम ले जा रहे हो उस हीफर को, उस बछिए को, रोइंग एट द स्काई, जो कि आसमान की ओर देखकर क्या कर रहा है, रोइंग कर रहा है, रंभा रहा है। मतलब गाय का बच्चा करता है ना जिस तरीके से, उस तरीके से ये जो बछिया है, जिसको तुम सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हो उस ग्रीन ऑल्टर पे, ये आसमान को देखकर क्या कर रहा है, रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और उस बछिए के जो सारे सिल्कन फ्लैंक्स है, मतलब सिल्क के जैसे जो उसके बाल हैं शरीर के ऊपर, जो त्वचा होती है ना, जैसे गाय के बछड़े की बाल होते हैं उसके ऊपर, व्हाइट कलर के या ब्लैक कलर के जैसे भी हैं, सिल्क जैसे होते हैं, बड़े रेशमी बाल होते हैं। तो वो कहता है कि उसके जो ये सिल्क के बाल हैं, सिल्क की त्वचा है, विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, ये मालाओं के साथ में ड्रेस्ड है। ड्रेस्ड मतलब DRE ड्रेस का ड्रेस, ड्रेस्ड और ड्रेस्ड थर्ड फॉर्म है ये। तो इसको मालाओं से ढका हुआ है, इसके सिल्कन जो फ्लैंक्स हैं,
इसकी जो सिल्क जैसी त्वचा है उसको किससे ढका हुआ है? मालाओं से ढका हुआ है, फूल की मालाओं से। What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this fold the pious mourn? ये फोल्ड नहीं है, फोक है, FOLK। वो कहता है कि कौन सा वो छोटा सा टाउन है जो कि कहाँ है, नदी के पास या फिर समुद्र के किनारे पर या फिर पहाड़ के पास में है, जिसके अंदर क्या बना हुआ है? एक नगर दुर्ग बना हुआ है। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, और सिटाडेल क्या होता है? नगर दुर्ग। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, इन लोगों के वहां से बाहर आने की वजह से कैसा हो गया है? खाली हो गया है। दिस पायस मॉर्न, इस पवित्र सुबह में, मतलब कि कौन सा वो छोटा सा कस्बा है जो कि किसी नदी, समुद्र या पहाड़ के पास में स्थित है, जिसके पास में एक शांति से भरा हुआ, शांति से बना हुआ नगर दुर्ग बना हुआ है। वो कौन सा टाउन है जो कि इस शानदार, इस पवित्र सुबह में इन लोगों के वहां से आने पर कैसा हो गया है? खाली हो गया है। पायस का मतलब पवित्र। एंड लिटिल टाउन, अब वो लिटिल टाउन से पूछ रहा है कि दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, तुम्हारी जो गलियां हैं वो हमेशा के लिए साइलेंट रहेंगी, हमेशा के लिए शांत रहेंगी, कोई नहीं आएगा जाएगा इनमें, क्योंकि सारे लोग कहाँ आ गए हैं? सेक्रीफाइस में आ गए हैं। एंड नॉट ए सोल टू टेल, और वहां पर ये बताने के लिए एक आत्मा भी नहीं होगी, मतलब एक इंसान भी नहीं होगा। वाई दाउ आर डिजोलेट, कि तुम आखिर कैसे क्या हो गए हो? उजाड़ हो गए हो। तुम उजाड़ कैसे हो गए हो? कैन नेवर रिटर्न, और ये बताने के लिए कि वो जो लोग गए हैं ना वो कभी नहीं लौटेंगे, कि छोटे कस्बे, तुम्हारी जो गलियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई हैं? साइलेंट रहेंगी। और ये जो जगह है, इस जगह पर एक भी आत्मा, एक भी इंसान ऐसा नहीं बचेगा जो ये बता सके कि ये टाउन तुम उजाड़ क्यों हो गए हो, और वो लोग जो हैं वो कभी नहीं लौटेंगे, ये बताने के लिए यहाँ पर एक इंसान भी नहीं रहेगा। ओ एटिक शेप, ओ एटिक जैसी शेप वाले। अब ये एटिक की शेप क्यों कहा गया है? ये एटिक जो है ना एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। कहाँ पर है ये पेनिनसुला है ग्रीस में। तो इस ग्रीस में जो पेनिनसुला है ना एटिक, इसकी शेप कैसी है? इस अर्न के जैसी, इस मर्तबान की जैसी इसकी शेप है, इसलिए उस मर्तबान को एटिक पेनिनसुला के जैसे शेप का कहा गया है कि अरे एटिक जैसी शेप वाले, फेयर एटीट्यूड, मतलब फेयर मतलब सुंदर, एटीट्यूड मतलब उसका व्यवहार, मतलब सुंदर व्यवहार वाले, मतलब वो जो अर्न है वो कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा है, ये बताने के लिए फेयर एटीट्यूड शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। कि अरे एटिक की शेप वाले, शानदार दिखने वाले अर्न, विद ब्रीड, ब्रीड का मतलब जिसके ऊपर क्या की गई है? कढ़ाई की गई है या डिजाइन बनाया गया है। विद ब्रीड जिसके ऊपर कढ़ाई की गई है, ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरवॉट, किसकी? मार्बल से बने हुए आदमियों की और औरतों की। ओवरवॉट, ओवरवॉट मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित, अति उत्साहित। कि उस एटिक शेप वाले शानदार अर्न के ऊपर बहुत ज्यादा उत्साहित आदमियों और औरतों की मार्बल से कढ़ाई की गई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन बीड, और साथ ही साथ क्या बना हुआ है उसके ऊपर? जंगल में जो पेड़ होते हैं ना उनकी शाखाएं बनी हुई हैं। और ट्रोडन वीड, कुचला हुआ खरपतवार। ट्रोडन मतलब कुचला हुआ, और वीड मतलब खरपतवार। तो तुम्हारे ऊपर क्या क्या बना हुआ है? मार्बल का आदमी बने हुए हैं, औरतें बनी हुई हैं जो कि बहुत उत्साहित हैं, साथ ही साथ जंगल की शाखाएं बनी हुई हैं, और कुचली हुई खरपतवार भी बनी हुई है। दाओ तुम, साइलेंट फॉर्म, एक शांत स्वरूप में, डज टीज अस, हमको क्या करते हो? सोचने पर विवश करते हो, आउट ऑफ थॉट, हमको टीज करते हो, आउट ऑफ थॉट सोचने पर विवश करते हो। एज डज इटर्निटी, जैसे तो शाश्वतता करती है, एकदम अमरता हमको सोचने पर जो चीज विवश करती है ना, वही ये साइलेंट फॉर्म जो अर्न की है, वही चीज हमको सोचने पर ये अर्न की साइलेंट फॉर्म भी विवश करती है। कोल्ड पेस्टोरल, कोल्ड पेस्टोरल मतलब ठंडा देहाती। अब ये ठंडा देहाती यहाँ पर क्यों किया गया है? इससे मतलब है कि इस अर्न के
जो ग्लिम्स है, इसमें कोई ह्यूमैनिटी की झलक नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अब ये स्टेबल है। अब इस अर्न में कोई लाइवलीनेस तो है नहीं है, ठीक है। तो उस अर्न के लिए ही एक फिगरेटिव लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया गया है कोल्ड पेस्टोरल, कि तुम ठंडे पड़े हुए देहाती, उस अर्न को कहा गया है ये। व्हेन ओल्ड एज शेयर दिस जनरेशन वेस्ट, जब ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा शेयर कर देगा इस जनरेशन को, क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा, व्यर्थ कर देगा, मतलब जब बूढ़े, इस जनरेशन के जो लोग हैं वो बूढ़े होकर सभी मर जाएंगे, उनका जिंदगी क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। दाओ शैल रिमेन, तुम तब भी रहोगे हमेशा, इन मिडस्ट ऑफ अदर वो देन अवर्स, मतलब हमारे अलावा अन्य दुखों के बीच तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारी जो जनरेशन है वो तो मर चुकी होगी, लेकिन नई जनरेशन के जो दुख आएंगे, आते रहेंगे, तो उन सभी दुखों के बीच, वो का मतलब क्या होता है, वो का मतलब होता है दुख, तो तुम उन सभी दुखों के बीच रहोगे हमेशा। अ फ्रेंड ऑफ मैन, इंसान के एक दोस्त बनकर। टू whom thou you sayest, जिन लोगों से तुम कहोगे, क्या कहोगे, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नीड टू नो एंड ऑल यू नीड टू नो, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, कि सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। ये ही है जो तुम इस धरती पर जानोगे, और यही वो सब कुछ है जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। ये इस पूरी पोयम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जो पोइट है उसने ट्रुथ को और ब्यूटी को एक ही माना है, और अर्न को कहा है कि अरे ठंडे देहाती अर्न, जब हम सब लोग बूढ़े हो चुके होंगे, हम सब लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम तब भी रहोगे, और हमारे अलावा जो दूसरे लोगों का दुख है उसके बीच में तुम हमेशा जिंदा रहोगे। उस समय तुम इंसान का एक दोस्त बनना, और उन लोगों से क्या कहोगे तुम, कि सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो तुम इस धरती पर जानोगे, और सारी चीजों में सिर्फ यही एक चीज है जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये हमारी पोयम होती है समाप्त। आई होप आपको ये पोयम समझ आई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।